जी, तो व्यूअर्स इस वक़्त आपके सामने जो एक पूरा साइकिल है, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए है। हम इसको पहले एक्सपोर्ट के लिए तज़किरा करते हैं। जब हम इम्पोर्ट की बात करेंगे, उसके अंदर सिर्फ़ पार्टीज़ जो हैं वो चेंज होंगी। इसमें आप एक फ़्लो चार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर एक पूरा लाइफ़ साइकिल मुकम्मल किया गया है एक्सपोर्ट के अमल का। अब आप यहाँ पे बाएँ तरफ देखें तो बेनिफिशियरी यानी कि फ़ायदा लेने वाली कंपनी, एक्सपोर्टर यानी कि यानी माल कि को फ़रोख्त बरामद करने कुनीदा वाली कहते कंपनी, हैं। या सेलर फ़रोख्त कुनिंदा इसे हम कहते हैं। ये एक पार्टी है। दूसरी तरफ आप राइट साइड पे देखें तो एप्लीकेंट यानी कि दरख्वास्त दहिंदा, इम्पोर्टर चीज़ को दरामद करने वाला, और बायर फ़रोख्त कुनिंदा इसे हम कहते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे दो पार्टीज़ हो गई, एक एक्सपोर्टर और एक इम्पोर्टर। दूसरे नंबर पे अगर आप बॉटम के ऊपर देखें तो एक्सपोर्टर्स बैंक या एडवाइजिंग बैंक है, ये तीसरी पार्टी हो गई। और चौथी पार्टी दाएं तरफ इम्पोर्टर्स बैंक या इशुइंग बैंक है। अब यहाँ पे इसको इशुइंग बैंक क्यों कहते हैं और जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक को एडवाइजिंग बैंक क्यों कहते हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आमतौर पे किसी भी सादा तरीन कारोबारी डील के अंदर ये चार पार्टीज़ कम से कम इन्वॉल्व होती हैं। पांचवी पार्टी आपके नेगोशिएटर्स हो सकते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। छठी पार्टी आपके पास आपके कोई ब्रोकरेज वगैरह हो सकते हैं। सातवीं पार्टी में आपके जो गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो सकते हैं। आठवीं पार्टीज़ के अंदर आपके पास आपकी शिपिंग कंपनीज हो सकती हैं, जो कि आपके तजारती सामान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम नमेरिकली ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों के एतबार से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें एक्सपोर्टर यानी कि सेलर बेचने वाला इंपोर्टर के साथ किस तरह से रब्ता करता है, सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है। तो इसके लिए ज़हन में रखें, सबसे पहले इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगती हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का मेला लगता है, फिर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट का मेला लगता है, रोबोटिक्स का मेला लगता है, हाईटेक मशीनरी का, आर्मेचर का और जंगी सामान का। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एग्जीबिशंस या सनती नुमाइशें लगती हैं। एक तो ये तरीकाकार हो सकता है जहाँ पे माल बनाने वाले, इस तरह के तजारती माल बनाने वाले भी उस मेले के अंदर शिरकत करते हैं और ख़रीदार भी उस मेले के अंदर आ जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर, और वो एक दूसरे के साथ यहाँ मुलाकात कर लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपकी वेबसाइट बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप बायर हैं या सेलर हैं, इस एतबार से एक बेहतरीन सी वेबसाइट बनाएं और उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते या बेचते हैं उनका प्रोफाइल शेयर करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना स्कोप ज़रूर उसके अंदर मेंशन करें। फिर तीसरी सूरत इसमें डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है। बनाने वाले ख़रीदने वालों को डायरेक्ट ईमेल लिखें, खतूत लिखें या उनके साथ किसी और तरीक़ेकार से चैनल से रब्ता करें। इसी तरह से ऑन दी अदर हैंड जो बायर हैं या ख़रीदार हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर या सेलर्स को रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट ख़तो ख़िताबत करके उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अब इन सभी सूरतों के अंदर जब बायर और सेलर आपस में अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, उनके फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी क्वांटिटीज़ को, अपनी वर्किंग कैपेसिटीज़ को और दीगर कारोबारी मामलात को शेयर करते हैं, अगर यहाँ पे आपस में बायर और सेलर एग्री हो जाते हैं तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट वजूद में आता है, जिसे हम आमतौर पे परचेज एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी कह लेते हैं। अब एक नंबर से दो नंबर की तरफ मूव करें। जब दो पार्टीज आपस में तजारती माल लेने देने के ऊपर रजामंद हो जाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, मुल्क की हदूद से बाहर, तो जो बायर है, ख़रीदार है, वो एक एप्लीकेशन लॉग करता है। पाकिस्तान के अंदर इस एप्लीकेशन को लॉग करने के लिए ई फॉर्म दस्तयाब है, उसको फिल किया जाता है। तो जो एप्लीकेंट है वो एक एप्लीकेशन अपने बैंक को देता है जिस बैंक में उसका अकाउंट है। आमतौर पे करंट अकाउंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। वो एक एप्लीकेशन देता है कि मैं फ़र्ज़ करें हम सेलर या एक्सपोर्टर के तौर पे पाकिस्तान में बैठे हैं और जो इंपोर्टर है, बायर है, वो बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपने नेटवेयर को, टी शर्ट्स वगैरह, और बायर यूके के अंदर बैठा हुआ है। तो उनके वापस में तय हो जाता है कि हमने इस मयार, इस मकदार, इस डिज़ाइन और इस तरह की खसूसियात की टी शर्ट्स ख़रीदनी है। और एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान में बैठा है, मैन्युफैक्चर करता है, वो रजामंदी का इजहार करता है, कीमत तय हो जाती है, और जो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं कि किस किस वक्त में कितना कितना माल डिलीवर करना है, किस ज़रिए और चैनल से डिलीवर करना है, ये सब बातें जब वो तय कर लेते हैं तो जो बायर है वो अपने बैंक को एक दरख्वास्त देता है कि मैं पाकिस्तान से माल ख़रीदना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि वो माल $20,000 का है, तो वो अपने बैंक को कहता है कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तान से माल ख़रीदना है, तो आप मेरे बिहाफ पर ज़मानत दे दें कि जब वो मुझे माल मुहैया कर देंगे तो मैं उन्हें पैसे फ़राहम कर दूंगा, मेरी माली हैसियत अच्छी है। नंबर एक। तो अब ऐसी सूरत में जब ये एप्लीकेशन रोटेट होती है तो इस एप्लीकेशन में आपका जो एप्लीकेंट है वो अपनी इस तरह की जो ज़मानत है उसके लिए फॉर्म जमा कराता है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को पाकिस्तान के अंदर
डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये जो 3 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले जब बैंक आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होता है, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, इनिशिएट करते हैं इसको। तो ऐसी सूरत में वो तमाम कवायद को लेने के बाद, अब तमाम कवायद से क्या मुराद है, एक्सपोर्टर का नाम क्या है, उसके अदारे का क्या नाम है, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और उनके एग्रीमेंट में तमाम जो तय पा चुकी शर्तें हैं वो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट, वो भी साथ में इंपोर्टर के बैंक और एक्सपोर्टर के बैंक को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंपोर्टर का बैंक है दाएं तरफ, वो एक्सपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कॉरस्पॉन्ड करता है कि जी मैं अपने बायर या ख़रीदार के बिहाफ पर आपको ज़मानत देता हूँ कि अगर आपका सेलर उसको एक जो शराइत तय पाई उसके मुताबिक ये 5 नंबर पे मौजूद प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर देगा गिवन शराइत के ऊपर, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब ऐसी सूरत में 4 नंबर पे आप कॉरस्पॉन्डेंस देख रहे हैं। 4 नंबर पे जो एक्सपोर्टर का बैंक है या एडवाइजिंग बैंक है, वो सेलर को बताता है कि जी बायर के बैंक ने आपके लिए पेमेंट देने की ज़मानत दे दी है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी होता है, इसके बाद आमतौर पे जो है वो प्रोसेस शुरू होता है प्रोडक्ट्स की मेकिंग का या उसकी डिलीवरी का। फिर 4 नंबर के बाद आप यहाँ पे देखें 5 नंबर पे क्या होता है कि जो सेलर है वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके, पैक करके, गिवन शराइत के ऊपर जो भी मोड ऑफ शिपमेंट तय पाया था उसके ऊपर प्रोडक्ट को बायर के हवाले कर देता है। जो ही प्रोडक्ट बायर के हवाले जो शराइत थी, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके मुताबिक फराहम कर देता है, तो 6 नंबर पे आप देखें यहाँ पे मेरे बाएं तरफ कि जो सेलर है वो माल भेजने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता है और वो डॉक्यूमेंट जाके अपने बैंक को, यानी कि एक्सपोर्टर बैंक या एडवाइजिंग बैंक को फराहम करता है। उसे कहते हैं ये लीजिए सारे डॉक्यूमेंट, मैंने माल को सही सलामत गिवन शराइत के ऊपर फराहम कर दिया है, तो आप पैसे क्लेम करें। अब आप 7वें नंबर पे देखेंगे जो एक्सपोर्टर का बैंक है, जो एडवाइजिंग बैंक है, ये इंपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी फिजिकली भी भेज देते हैं। आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस इन्वायरमेंट है, तो उसमें वो स्कैंड कॉपीज़ भी भेज देते हैं। सॉफ्टवेयर्स भी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इसमें डॉक्यूमेंट्री फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंपोर्टर के बैंक को जाते हैं। इशुइंग बैंक, अब इशुइंग बैंक इसको क्यों कहते हैं कि ये पैसा इशू करेगा, ठीक है। अब 7वें नंबर पे जब ये डॉक्यूमेंट इसे भेजता है, वही डॉक्यूमेंट्स का पलंदा और कुछ बैंक की कार्रवाई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर को या एप्लीकेंट को भिजवाता है और उसे कहता है कि ये ले जी आप रिकनसाइल करें, आप कंफर्म करें कि ये सारे मामला ठीक हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छे तरीके से ऐसी हालत में अपनी गिवन शराइत के ऊपर मिल चुकी हैं। तो इसके बाद क्या होता है, अगर वो कंफर्मेशन देता है जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, हर लिहाज से मामला ठीक तय पा गए हैं, तो फिर जो इंपोर्टर का बैंक है, ख़रीदार का बैंक है, वो पैसे जब वो ट्रांसफ़र कर देता है एक्सपोर्टर के बैंक में, एडवाइजिंग बैंक के अंदर, यानी कि जिस बैंक के अंदर आपके पाकिस्तानी सेलर का अकाउंट था। तो जब पैसे उसके अंदर ये 9 नंबर के ऊपर जो आपका फ्लो है, पैसे एक्सपोर्टर के बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये एक्सपोर्टर इंटीमेट करता है सेलर या बेनिफिशियरी को कि आपकी पेमेंट आ गई, आप अपनी पेमेंट ले लें। तो इस तरह से जो पूरा एक लाइफ साइकिल है एक्सपोर्ट का, वो मुकम्मल हो जाता है जब पेमेंट का अमल तकमील को पहुंच जाता है। तो इसी अमल को अगर आप रिवर्स कर लेते हैं तो ये इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट बन जाती है, यानी कि आप सेलर की बजाय अगर आप बायर को देखना शुरू कर दें, बायर से बात को शुरू करें और फिर उसको ऑनवर्ड लेते चले जाएं, तो ये रिवर्स सिस्टम हो जाएगा और एक्सपोर्ट की बजाय ये इंपोर्ट का साइकिल बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्रिटिसिज्म आप करना चाहें, कमेंट बॉक्स हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।